जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी एंट्रेंस के क्या नए क्राइटेरिया यूजीसी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, किसके मार्क्स को अधिक वैल्यू दी जा रही है, नेट किस तरह से आपको हेल्प करेगा अगर आपको फर्दर रिसर्च करनी है पीएचडी में, कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं। इन सभी चीज़ों का एक बहुत ही सिंपल विवरण मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। मेरा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। जो यूजीसी की ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ऑफिशियली, इसी नोटिस को मैं आपको समराइज़ करके इसका एक सरल रूप जो है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने पहली ही लाइन में लिखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। दैट मीन्स कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जो आपका नेट आप देते हैं, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप देते हैं, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई जा रही है कि उसकी वैल्यू, उसकी जो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी की हेल्प से कहीं ना कहीं अब पीएचडी का रास्ता आपके लिए ओपन होने वाला है। आज से पहले क्या था, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कराती थी। तो इन द वे आप समझ सकते हैं जिस प्रकार पहले आपको यूजी और पीजी में भी आपको जिस विश्वविद्यालय या फिर जिस भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में लेना था, अलग अलग हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करते थे। देन सीयूईटी आता है और वो मर्ज करके एक बॉडी बना देता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से किया गया है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं ताकि वो क्लैरिटी और आपको जो है समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यूजीसी है, जो कि नेट को कंडक्ट कराती है थ्रू एनटीए, ये साल भर में 2 बार होता है। ये हम सभी लोगों को पता है, जून में और दिसंबर में। करेंटली द नेट स्कोर आर यूज्ड। अभी जो नेट स्कोर आप देखेंगे, नेट की जो आपका अवार्ड लेटर आता है, उसमें 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपका जेआरएफ है तो आप जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तब आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर है? एज एन फॉर दोज विद अ मास्टर्स डिग्री, जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है। Many universities conducted their entrance test for admission to their PhD programs, requiring the student to write multiple PhD entrance test. तो यहाँ पर है कि बच्चों को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता है। अगर आपको एक्स यूनिवर्सिटी का देना है तो आपको फिर लिखना है, आपको कहीं का देना है तो फिर आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कई बार आपको मल्टीपल टाइम देना है। अब इसी से बचने के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक जो है मीटिंग इनकी हुई थी, 578th मीटिंग, जो कि 13 मार्च 2024 को हुई थी, जिसमें यूजीसी ने क्या डिसाइड किया है, और यूजीसी ने डिसाइड किया है कि जो नेट स्कोर है कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। क्लियर है कि नेट स्कोर का प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको हटाने की बात की जा रही है कि वाई स्टूडेंट शुड राइट मल्टीपल टेस्ट। वो क्यों लिखे, जब उसने नेट क्वालिफाई किया है, अगर जेआरएफ है तो जेआरएफ भी कर लिया है, तो उसके बाद पीएचडी में अगर उसको रिसर्च आगे जाना है तो एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर ख़त्म करके उसी नेट स्कोर के मार्क्स के बिहाफ पे उसका एडमिशन किया जाना चाहिए। ठीक, इस केस में थोड़ी सी एम्बिग्यूनेस या हम कह सकते हैं अस्पष्टता है कि किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने नहीं दिया है। हाँ, ये लागू भी आपका इसी जून 2024 से हो जाएगा, फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स। देयरफॉर द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। अब जो भी बच्चे नेट का एग्ज़ाम देंगे वो 3 कैटेगरीज याद रखिएगा कि इसमें एलिजिबल होंगे। कैटेगरी नंबर 1 कह रहा है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ। अब यहाँ उन बच्चों की बात कर रहा है जो कि जेआरएफ होते हैं, जिनका जेआरएफ हुआ है। कैटेगरी 1 उनकी है कि जो कि पीएचडी में, मान लीजिए कि आपका जेआरएफ निकल जाता है और आपने क्या किया, उसके बाद पीएचडी में आप जा रहे हैं, तो ये आपकी कैटेगरी है। अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दूसरे भी चांस है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में भी जा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये उन लोगों का है जिन्होंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया। कैटेगरी 2 उनका है कि जिसके पास जेआरएफ तो नहीं है बट जिसका नेट हुआ है। ठीक है, कैटेगरी 1 जिसका जेआरएफ है, कैटेगरी 2 उसका है जिसका कि सिर्फ और सिर्फ नेट हुआ है। सो कैटेगरी 2 है आपका कि वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन जेआरएफ नहीं है उनका। दैट मीन्स कि उनको जो स्टिफन आता है, जो मनी आती है, वो उनको नहीं दी जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से वो देती हैं तो वो काफ़ी कम भी है, तो वही उनको मिलेगा जितना नेट वाले लोगों को मिलता है, बट यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम होगा।
लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो ही सकता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है ये 2 क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ ले आया गया है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ और अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपने नेट का एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं है। आपने नेट का एग्ज़ाम देना आपको नहीं पसंद, आपने नहीं दिया है, तो भी आप पीएचडी में जो है एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। आपकी इवैल्यूएशन कैसे होगा वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। जिन लोगों को नेट का एग्ज़ाम नहीं देना बट फिर भी पीएचडी करना होता है, ठीक है, तो ना उनके पास जीआरएफ होगा ना उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री का मतलब एलिजिबल होंगे वो। क्लियर है। फर्स्ट ये 3 कैटेगरी। अब इसी 3 कैटेगरी में आपको क्या क्या चीज़ें होंगी उन्होंने एक बॉक्स बना करके समझाया है। ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, इसको समराइज़ जो अभी हमने ऊपर समझा उसी को समराइज़ किया गया है। कैटेगरी 1 आपको एकदम अच्छे से मैंने बताया है, अभी आपको याद होना चाहिए कि जिसका जीआरएफ है तो जीआरएफ है तो इसका सीधे से मतलब है नेट भी होगा, उसका नेट जीआरएफ दोनों होगा। तो जब जीआरएफ है तो यहाँ पे येस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी येस होगा और पीएचडी में एडमिशन भी उनका हो सकता है। क्लियर है। कैटेगरी 2 में आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जीआरएफ है, जीआरएफ है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ नेट है कैटेगरी 2 में। तो आपका जीआरएफ है तो जीआरएफ तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेट है तो नेट है, लेकिन उसके बाद भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हुआ। कैटेगरी 3 में आपके पास नेट नहीं है, आपने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपके पास न तो जीआरएफ होगा न तो नेट होगा, बट फिर भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये इतनी सी चीज़ें इनको बतानी थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए द रिज़ल्ट ऑफ, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैसे हमारा नेट का स्कोर डिसाइड होगा, कैसे क्या होगा। आज तक जो नेट का एग्ज़ाम था वो परसेंटाइल में होता था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पता मतलब उसको जो है फाइंड आउट करना कि कितना है, क्योंकि परसेंटाइल में वो चीज़ नहीं दिखती है। बट अब जो आप कैंडिडेट एक मार्क्स को जो है क्या करेगा, पाएगा, वो परसेंटाइल में तो आएगा ही, और वो जो मार्क्स परसेंटाइल में आएंगे वो क्या होगा, वो उसके पीएचडी के एडमिशन में क्या होंगे, जो है शामिल किए जाएंगे। पीएचडी में जब वो एंट्रेंस के लिए जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके नेट के मार्क्स को ही अधिक वरीयता दी जाएगी। तो उसमें क्या रेशियो है आइए वो समझते हैं। हाँ, इसके साथ परसेंटाइल और उसके मार्क्स दोनों दिखाए जाएंगे, कितना नंबर बच्चे ने पाया और कितना परसेंटाइल है, दोनों चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। ये बात भी याद रखिएगा। अब जो पेपर आएगा परसेंटाइल में नहीं बल्कि आपके मार्क्स भी वहाँ पर शो होंगे। GRF qualified students are admitted into the PhD program based on an interview। जो बच्चा GRF करके क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स कैटेगरी नंबर 1 की बात हो रही है, अगर वो PhD में जा रहा है ऑन एन इंटरव्यू एज़ पर द UGC, तो उनको भी इंटरव्यू देना ही देना है। इस बात को आप याद रखिए। ऐसा नहीं कोई GRF बच्चा है तो वो मतलब डायरेक्ट उसका PhD में एडमिशन हो जाएगा, नहीं, उसका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद वो जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी की यहाँ बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो बात की जा रही है आपकी फर्स्ट कैटेगरी की बात की जा रही है कि अगर बच्चा GRF है देन GRF के साथ भी उसको क्या करना है, उसको इंटरव्यू दे करके ही PhD में उसका एडमिशन हो जाएगा। बचते हैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। देखिए 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। सीधी सी चीज़ ये कह रहे हैं कि 70% जो बच्चे नेट दिए हैं, 70% उनका जो है जितना नेट में मार्क्स आया उसका 70% लिया जाएगा और 30% उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं 70% वेटेज का मतलब है कि पूरा के पूरा वेट किस पे डाला गया है, नेट के स्कोर पे। अगर आपका नेट का स्कोर बहुत अच्छा है दैट मीन्स कि आपकी PhD में एडमिशन ईजिली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन अ कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट एग्जाम एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू या वाइवा। मतलब आपका जो इंटरव्यू है और जो नेट है उन दोनों के कंबाइंड नंबर मिला करके PhD में आपके एडमिशन यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो नेट का जो मार्क्स बच्चे ने ऑब्टेन किया है, अगर वो दूसरे और तीसरे कैटेगरी में मतलब सिर्फ नेट निकाला है उसने या तो फिर PhD में डायरेक्ट एडमिशन चाह रहा है, विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू PhD। मतलब अगर आपने 2024 में किया है तो आपका 2025 तक ही वैलिड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के पीरियड तक ही वैलिड होगा। 2024 से जून, मान लीजिए आप जून का दे रहे हैं तो जून 2024 में अगर आपने पास आउट किया तो वो जुलाई 2024 तक वो जून 2024 तक वो आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक आप करा सकते हैं।
क्लियर। और ये नोटिस और जो ये सारी चीज़ें हैं इसको इशू कर दिया जाएगा और बुलेटिन वहाँ पर लगा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि क्या नई चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। मिला जुला करके अगर हम बात करें तो अब आपको कोशिश करनी है कि जो नेट का आपका एग्ज़ाम है उसको अगर आप आगे रिसर्च के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं तो नेट को अपने अच्छे से दें और नेट के साथ आप JRF भी रखें, सो दैट आप अगर PhD में जाते हैं तो आपको कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। क्लियर है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे आप सभी लोगों को पता है अगर किसी का JRF है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब तो चूँकि PhD जब उससे हो गया है तो फिर JRF वालों को और भी ज़्यादा उनके लिए ईजी है, बट नेट वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप मेहनत करिए और अपने नेट के मार्क्स को इंक्रीज़ करिए, ठीक, क्योंकि नेट की इम्पोर्टेंस और वैल्यू इस नोटिस के बाद से अब आगे से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड अनक्लैरिटी होगी तो वो जो है ख़त्म हो गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।